everyone, how are you? This is Shranvi and I welcome you to all concept classes. आज एक हम नए टॉपिक पे बात करेंगे। कर्वेचर के आगे ये ज़रूर पॉइंट है टॉर्शन, लेकिन अगर आपने कर्वेचर नहीं पढ़ा है तो इसको पढ़ने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप कर्वेचर एक बार ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि कर्वेचर और टॉर्शन कोई डिफरेंस नहीं होता है इनमें, बस एक ज़रा सा डिफरेंस होता है जो कि आज यहाँ पर ही क्लियर हो जाएगा। तो ठीक, आप कर्वेचर पढ़ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी पूछा जाएगा। अगर वो आपको आ रहा है तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होगा। क्लियर? तो स्टार्ट करें। देखिए, पहले मैंने आपको टर्म्स सिखाती हूँ। जो आप टर्म्स यूज़ करते हैं, जैसे टी यूनिट वेक्टर यूज़ करते हैं, एन यूनिट वेक्टर यूज़ करते हैं एंड बी यूनिट वेक्टर यूज़ करते हैं। क्लियर? टी एन एंड बी, ये सब क्या है? यूनिट वेक्टर से मीन्स टेंजेंट, प्रिंसिपल नॉर्मल एंड बाय नॉर्मल के अलावा। तब उसके बाद हमारे पास टर्म्स आ रहे हैं कर्वेचर, यहाँ पर कर दीजिए बी यूनिट वेक्टर एंड देन एन यूनिट वेक्टर। फिर क्या आता है? टॉर्सन। क्या आता है? टॉर्सन। फिर एन क्या है? प्रिंसिपल नॉर्मल है, तो इसके लिए क्या टर्म यूज करते हैं? स्क्यू कर्वेचर। ध्यान से सुनिएगा। कर्वेचर क्या होता है? इससे पहले लेक्चर मैंने आपको सिखाया था, लेकिन आप यहाँ ध्यान से देखिए। कर्वेचर क्या होता है? आर्क रेट एट विच टेंजेंट चेंजेस इट्स डायरेक्शन। क्लियर? ये क्या होता है? कर्वेचर। टॉर्सन क्या होता है? आर्क रेट एट विच, ये सब सेम रहेगा, आर्क रेट एट विच टेंजेंट की जगह क्या आ जाता है यहाँ पर? बाय नॉर्मल। बस इतना ही डिफरेंस होता है, बाकी सारा उसका कैलकुलेशन, डेरिवेशन सब सेम। आर्क रेट एट विच टेंजेंट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, तो वो कर्वेचर। आर्क रेट एट विच बाय नॉर्मल चेंजेस इट्स डायरेक्शन इज कॉल्ड टॉर्सन। एंड स्क्यू कर्वेचर क्या होता है? इसमें जो है वो प्रिंसिपल नॉर्मल अपनी डायरेक्शन चेंज करती है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? विद रिस्पेक्ट टू आर्क रेट। क्लियर? कोई डाउट नहीं? कर्वेचर क्या होता है? जिसमें टेंजेंट चेंज करती है। टॉर्सन क्या होता है? जिसमें बाय नॉर्मल चेंज करती है। एंड स्क्यू कर्वेचर क्या होता है? जिसमें प्रिंसिपल नॉर्मल चेंज करती है अपनी डायरेक्शन। अब ध्यान से सुनिए, टेंजेंट क्या होती है? टेंजेंट डायरेक्ट किसी कर्व पे बना दी जाती है। लाइक ये कर्व है, तो उस पे क्या होता है? ये उसकी टेंजेंट बना दी गई। कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो नॉर्मल बनती है ना फ्रेंड्स, वो बिना टेंजेंट के तो बन ही नहीं सकती, है ना? टेंजेंट के लिए जैसे कर्व जरूरी था, तो अगर उसके पास टेंजेंट है इट मीन्स कर्व तो हो गए, क्योंकि कर्व पे ही टेंजेंट बनाया गया। इट मीन्स जो नॉर्मल है उसे टेंजेंट की बहुत ज़रूरत होती है। जब तक टेंजेंट नहीं होगा नॉर्मल हम नहीं बना पाएंगे। और नॉर्मल कहाँ बनती है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है? ये भी परपेंडिकुलर, ये भी सारे परपेंडिकुलर्स होंगी ना, चाहे आप इधर से खींचिए या इधर से। लेकिन किसको हम नॉर्मल कहेंगे? जो कि जहां पर से टेंजेंट बनाई गई है कर्व के किसी पॉइंट से, वहां पर से जब कोई परपेंडिकुलर जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं। क्लियर? अब देखिए, इस पॉइंट से तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ नॉर्मल्स जा सकती है ना, नो डाउट। तो इसी नॉर्मल में जो केस आते हैं तो वो क्या होते हैं? प्रिंसिपल नॉर्मल एंड बाय नॉर्मल। क्लियर हो रहा है? इट मीन्स कि बाय नॉर्मल के लिए भी अगर हम कहीं पर प्रूफ कर रहे हैं या कोई भी, मैं आपको जनरल बता रही हूँ, तो आपको टेंजेंट की जरूरत पड़ेगी। प्रिंसिपल नॉर्मल के लिए भी अगर आप कुछ फाइंड कर रहे हैं या स्क्यू कर्वेचर भी फाइंड कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको टेंजेंट की जरूरत पड़ेगी। बट अगर आप कर्वेचर को फाइंड कर रहे हैं तो उसके लिए आपको सिर्फ टेंजेंट ही चाहिए, तो उसके लिए आपको अलग से कोई भी वेक्टर की जरूरत नहीं पड़ती। ये सब मैं आपको क्यों बता रही हूँ? क्योंकि इनका यूज होना है। बाद में ये समझ में नहीं आता है कि इसमें तो कुछ यूज नहीं हुआ था बट इनमें क्यों हो रहा है। तो आपको समझ में आया? नॉर्मल टेंजेंट पे ही बनाई जाती है, इसलिए टेंजेंट का यूज भी इसमें किया जाता है। जैसे इसमें कर्वेचर में ना तो प्रिंसिपल नॉर्मल का यूज था ना कि बाय नॉर्मल का, मेनली किसका यूज था? टेंजेंट का। लेकिन इसमें बाकी अदर वेक्टर्स का भी यूज होगा। क्लियर? आगे बढ़े। अब बात आती है सिर्फ टॉर्सन की। हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर? टॉर्सन। तो हमें क्या
ध्यान से देखिए, आपने क्या लिया, देखिए एक डिफरेंस और मैं सिखाती हूँ आपको, प्लेन कर्व और जो प्लेन कर्व नहीं होते। ये जब आप ना थ्योरम पढ़ेंगे, जैसे आपने पिछले बार कर्वेचर में थ्योरम पढ़ी थी नेसेसरी एंड सफिशिएंट में, कि जब कप्पा था अगर वो 0 है तो उसके लिए स्ट्रेट लाइन होना पड़ रहा था, है ना, कर्व को स्ट्रेट लाइन होना पड़ रहा था अगर कप्पा 0 करना है। यहाँ क्या होता है कि अगर आपको टॉर्सन, टॉर्सन को डिनोट किससे करते हैं, टाउ, ठीक, याद रखिएगा टाउ से। अगर आपको टाउ 0 करना है तो आपको दिखाना होता है कि वो जो कर्व है वो प्लेन कर्व है, ठीक, प्लेन कर्व। अब ध्यान से सुनिए एक बात मेरी, अगर कर्वेचर 0 है इट मीन्स कर्वेचर है ही नहीं, वैसे ही अगर टाउ 0 है इट मीन्स वो टॉर्सन है ही नहीं, उसमें टॉर्सन है ही नहीं। समझ में आ रहा है, टाउ 0 का मतलब वो कर्वेचर 0, इट मीन्स कि ऐसी कंडीशन जो कि कर्वेचर में नहीं होगी, कर्वेचर होने के लिए जो नहीं होगी, इट मीन्स अगर हम टॉर्सन के लिए बात करेंगे, ये टॉर्सन की कोई भी वैल्यू या कुछ भी फाइंड करना है तो हम ऐसा कर्व लेंगे जो कि प्लेन कर्व नहीं होगा। समझ में आ रहा है, टॉर्सन के लिए अगर हमें कुछ भी फाइंड करना है तो हमें ऐसा कर्व चाहिए जो कि प्लेन कर्व नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको सिखाती हूँ कि ये प्लेन कर्व क्या होते हैं, प्लेन कर्व क्या नहीं होते। ध्यान से देखिए, आपने जब अपनी बेसिक स्टडीज स्टार्ट की होंगी तो जब आपको थोड़ा समझ आने लगा तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों, क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स है वो सिर्फ एक एक्सिस पे बात नहीं करता, जैसे रियल, नेचुरल, होल नंबर, ये सब क्या है, सिर्फ एक एक्सिस पे बात करते हैं, एक टाइम पे। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स आया इसने क्या बात की, जैसे अगर हम इसे लिखें तो 2 + 3i, इट मीन्स इसने x एंड y दोनों कोऑर्डिनेट्स पे बात की। क्लियर। कॉम्प्लेक्स के बाद क्या आया, वेक्टर्स, है ना, कॉम्प्लेक्स के बाद क्या आया, वेक्टर्स। वेक्टर्स ने क्या किया, देखिए वेक्टर्स अगर हम लिखें तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं, ठीक, देखिए अगर ये देखिए ये x है, ये y है एंड ये z, ये कहीं स्पेस में एक पॉइंट को या कोऑर्डिनेट को डिनोट कर रहे हैं। अब अगर हम x को 0 कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, ओनली y z। अगर हम y को 0 कर दें देन हमें क्या मिलेगा, सिर्फ x एंड z। वैसे अगर हम z को 0 कर दें तो हमें क्या मिलेगा, x एंड y। तो ये क्या होते हैं, ये या फिर ये जो है ये क्या बताता है हमें, एक प्लेन के बारे में। समझ में आया, प्लेन क्या होते हैं, ये जो हमें वेक्टर्स ने किस पे बात की, स्पेस में भी बात की इन्होंने और इन्होंने प्लेन्स के लिए भी बात की। वेरस कॉम्प्लेक्स ने क्या किया, सिर्फ डबल एक्सिस मतलब 2 एक्सिस को इंक्लूड करके एक प्लेन बना के हमें दिया। समझ में आया। तो देखिए अगर ऑस्कुलेटिंग प्लेन, ऑस्कुलेटिंग प्लेन की खासियत क्या होती है कि उसमें टेंजेंट भी होना चाहिए एंड प्रिंसिपल नॉर्मल भी होना चाहिए। क्लियर, तभी वो ऑस्कुलेटिंग प्लेन बनता है। इट मीन्स ये क्या है, एक प्लेन है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, इसको भी इंक्लूड कर रहा है, इसको भी। अब क्या है, वो कह रहा है प्लेन कर्व चाहिए। क्या चाहिए, प्लेन कर्व चाहिए। जो तो कर्व क्या होगा, इसके अंदर होगा। समझ में आया, इसे क्या कहेंगे हम, प्लेन कर्व। अब टॉर्सन की कंडीशन ये होती है कि अगर वो प्लेन कर्व है तो उसमें टॉर्सन 0 होगा। इट मीन्स हमें जो भी कर्व लेना होगा वो सिर्फ एक प्लेन में ना हो करके बाकी 2, 3 कितने भी प्लेन में लाई करना चाहिए, बस वो प्लेन कर्व नहीं होगा। समझ में आया। अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए अगर ये वायर है तो अगर अब मैं इसे ऐसे लिख दूं, देखिए ये क्या है, अगर मैं सिर्फ इसे ये ऐसा करके कर्व बना दूं, ऐसे कर्व, तो ये क्या है, सिर्फ एक प्लेन में लाई कर जाएगा। लेकिन अगर इसे मैं मोड़ दूं, इसे मैंने ऐसे किया और फिर मोड़ दिया, तो देखिए अब जो ये है ये एक प्लेन में नहीं होगा क्योंकि इसकी डायमेंशंस बदल जाएंगी। आप करके देख लीजिए। अगर आपने सिर्फ एक सर्कल ले लीजिए, अगर आप ये सर्कल बना रहे तो ये प्लेन में आ गया है ना, तो ये क्या होगा, ये टॉर्सन शो नहीं करेगा। लेकिन अगर हमने स्फीयर बना दिया तो वो सिर्फ एक प्लेन में नहीं रह जाएगा। समझ में आ रहा है। इसलिए हम क्या लेते हैं, कभी कभी ये बच्चे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि जब हम टेंजेंट की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ एक ये लेते हैं, वेयरएस जब हम टॉर्सन इन सब की बात करते हैं तो हम इस तरह के कर्व्स क्यों लेते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, सिर्फ एक प्लेन में नहीं होते हैं। ये एक प्लेन में हो सकते हैं, ये एक प्लेन में नहीं हो सकते हैं। इनकी यही एक डिसएडवांटेज होती है। समझ में आ गया, क्लियर हो रहा है टॉर्सन। अब टॉर्सन की डायग्राम पे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा।
और बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि एक ही बार में सब कुछ क्लियर हो जाए। देखिए ये क्या ले लिया हमने, कोई कर्व ले लिया, ठीक, जो कि एक प्लेन कर्व नहीं है। इस पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ की। मैंने बताया ना कि बायनॉर्मल के यूज के लिए हमें टेंजेंट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें बायनॉर्मल कहाँ मिलता है, टेंजेंट पे मिलता है। तो ये क्या हुई, टेंजेंट हुई आपकी, क्लियर। इस पे हमने क्या बनाई, बायनॉर्मल बना दी, क्लियर। ये सब क्या है, यूनिट वेक्टर्स हैं। ये क्या थी, किसी पॉइंट से एक डिस्टेंस थी P तक। अब हमने इसका कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट लिया ds या फिर डेल s, स्मॉल है, ठीक, स्मॉल। तो यहाँ पर ही हमने क्या किया, कोई पॉइंट लिया Q, जिस पे भी हमने क्या किया, एक टेंजेंट बनाई। ये क्या थी, इस पॉइंट की टेंजेंट थी। अब यहाँ पर क्या किया हमने, यहाँ पर भी एक बायनॉर्मल बना दी। समझ में आया, ये टेंजेंट है, ये इसकी बायनॉर्मल बना दी। अब ध्यान से सुनिए, ये जो टॉर्शन है इसकी डेफिनेशन क्या है, आर्क रेट एट विच बायनॉर्मल चेंजेस इट्स डायरेक्शन, है ना। तो देखिए बायनॉर्मल, ओरिजिनल बायनॉर्मल क्या है, ये है, लेकिन जब हम किसी पॉइंट पर मूव करके गए तो हमें क्या मिल गई, ये बायनॉर्मल मिल गई है। अब क्या हो गया ये बायनॉर्मल में, तो ये क्या हो गया, देखिए बायनॉर्मल में चेंज आ गया है। क्या चेंज आ गया, उसके एंगल में चेंज हो गया है, उसके एंगल में चेंज हो गया। मीन्स देखिए अगर इस बायनॉर्मल को उठा के हम यहाँ रख दे तो एक बायनॉर्मल क्या है, ऐसे है, और दूसरी जो बायनॉर्मल मिली है वो ऐसे है, क्लियर। तो इनके बीच में चेंज क्या है, इनके बीच में चेंज आया है एंगल का, क्लियर। तो अगर हम वो एंगल निकाल लें तो हमें अपनी बायनॉर्मल मिल जाएगी। तो क्या करते हैं हम, देखिए यहाँ से इसके पैरेलल एक यूनिट वेक्टर लेते हैं। अब ध्यान से सुनिए, ये यहाँ पर ही क्या होगा, एंगल होगा। मान लीजिए ये एंगल क्या है, डेल थीटा, क्लियर, ये डेल थीटा हो गया। अब देखिए जो एंगल इसके साथ होगा ना, वही एंगल इसके साथ भी होगा। क्यों, अगर दो लाइन पैरेलल है, उनको कोई लाइन कट करती है तो ये दोनों एंगल सेम होते हैं। ये लाइन क्या कर रही है, कट ही तो कर रही है। देखिए बायनॉर्मल ऐसे निकला होगा, समझ में आ रहा है, ये बायनॉर्मल ऐसे बनाया जरूर गया है, लेकिन ये बायनॉर्मल क्या होगा, इस तरीके से बाहर निकला होगा परपेंडिकुलर। तो ये लाइन क्या करेगी, कट ही करेगी इन दोनों को। तो इन दोनों के साथ एंगल क्या होगा, सेम होगा। मतलब अगर हम इसका निकाल लेंगे तो वही इसका भी हो जाएगा, क्लियर। ये इसके पैरेलल है तो ये भी क्या होगी, बी यूनिट वेक्टर, फाइन। और ये क्या होगी, देखिए इसमें थोड़ा सा क्या हुआ है, इसको अभी रहने दीजिए, इसमें क्या हुआ, थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो ये क्या होगी, बी यूनिट वेक्टर प्लस डेल बी यूनिट वेक्टर, क्लियर। इतना कोई डाउट नहीं, समझ में आ गया। यूनिट वेक्टर सभी हैं, यूनिट वेक्टर तीनों ही है, लेकिन ये इसके एकदम सिमिलर होगी। आप समझिए आगे क्या करना है हमें। अब देखिए यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एक ट्राइंगल भी मिलेगा, एक ट्राइंगल मिलेगा, दिख रहा होगा आपको, है ना, इस तरह का। देखिए ये पॉइंट क्यों हो गया, इस पॉइंट को मान लीजिए ये R है, इस पॉइंट को S मान लीजिए। तो ये पॉइंट क्या है R, ये पॉइंट क्या है S, क्लियर। अब ध्यान से देखिए इन दोनों को, इसे मैंने क्या कहा, देखिए QR को क्या कहा है मैंने, B, इसे क्या कहा है मैंने, B यूनिट वेक्टर प्लस डेल B यूनिट वेक्टर। इसे क्या कहा है मैंने, सिर्फ D यूनिट वेक्टर। तो इट मीन्स यूनिट वेक्टर दोनों है तो मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होगा, 1, क्लियर। अब ये और ये, अब देखिए ये क्या आएगी, ये आएगी डेल B यूनिट वेक्टर। देखिए इतना चेंज हुआ है तभी तो इसमें ये इतना ऐड हुआ है। आपने वेक्टर्स में पढ़ा भी होगा कि इन दोनों का जब ये और ये सम करी जाती है तभी तो ये रिजल्टेंट मिलता है। तो रिजल्टेंट में अगर इसे माइनस कर दो तो ये मिल जाएगा, क्लियर, ठीक। ये मिल गया हमें, ये सब वेक्टर क्वांटिटीज है। अब क्या करते हैं हम, किसी Q पॉइंट से यहाँ पर ही क्या करते हैं, एक क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं, क्लियर। ये हमने क्या की, लाइन ड्रॉ की, इसे मान लीजिए M। अब ध्यान से देखिए ये क्या बनाता है, 90 डिग्री एंगल बनाता है इस पे। ये सब कहाँ के बातें, यहाँ इन दोनों के बीच में हो रही है। अब देखिए ये कराने का मतलब क्या है, ध्यान से देखिए। अब इनकी वजह से
ये वाली इस साइड के इक्वल हो जाएगी, ये साइड कॉमन हो जाएगी, ये एंगल 90 डिग्री आपस में इक्वल होंगे, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बाय SAS प्रॉपर्टी। क्लियर, साइड एंगल साइड। अब इससे क्या मिलेगा हमें, देखिए जैसे इस डेफिनेशन से हमें क्या मिला था कि आर्क रेट चेंज हो रहा है ना, आर्क रेट चेंज हो रहा है, मतलब डेल एस चेंज हुआ, डेल एस ही तो चेंज आया था जिसके करस्पॉन्डिंग हमें डेल थीटा मिला। अगर ये चेंज ही नहीं आता तो हमारे पास डेल थीटा होता ही नहीं, ये चेंज हुआ इसलिए ये मिला, इतने यूनिट चेंज हुआ तो ये मिला। अब वो कहते हैं आर्क रेट के अंदर, आर्क रेट की डेफिनेशन के अंदर कि एक यूनिट 1 यूनिट आर्क रेट जब चेंज होगा तब हमें क्या मिलेगा, डेल थीटा बाय डेल एस। क्लियर, डेल थीटा बाय डेल एस इसके नीचे आ गया। अब सुनिए, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है। इट मीन्स क्या हुआ, टॉर्सन जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। समझ में आ गया, टॉर्सन क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अब ध्यान से देखिए, हमें निकालना कहाँ है, हमें टॉर्सन निकालना है एट पी पे। देखिए अगर हम डेल एस को टेंड्स टू 0 करा दें, अगर हम डेल एस को टेंड्स टू 0 करा दे तो हमें टॉर्सन एट पी मिल जाएगा, क्योंकि ये तो खत्म हो जाएगा तो ये इसी पे मिल जाएगा। इट मीन्स अगर हम डेल एस टेंड्स टू 0 कर दे, इट मीन्स लिमिट डेल एस टेंड्स टू 0, तो डेल थीटा बाय डेल एस किस में चेंज हो जाएंगे, डी थीटा बाय डी एस। क्लियर, एकदम क्लियर। देखिए कंफ्यूज नहीं होएगा कि यहाँ टेंजेंट में भी ये थीटा था, टेंजेंट में वो या कर्वेचर में वो टेंजेंट के रिस्पेक्ट में था और टॉर्सन में ये बायनॉर्मल रिस्पेक्ट है। समझ में आ गया इतना, ये क्या हुआ आपका टॉर्सन, दैट इज टाउ। क्लियर, इतना आगे बढ़े, अब इतना पता चल गया हमें। अब देखिए अब हमें क्या करना होता है, जैसे आपने कर्वेचर में क्या किया था, देखिए इसी को और कैसे लिखेंगे हम, टाउ इक्वल्स टू क्या है, ये हमारे पास डी थीटा बाय डी एस स्केलर क्वांटिटी। अगर हम इसे लिखना चाहें तो अब बी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, बायनॉर्मल के रिस्पेक्ट में, तो हम इसे बायनॉर्मल में चेंज करेंगे। तो अगर हम इसे डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दें, देखिए डी बी यूनिट वेक्टर अपॉन डी एस, इसके अपॉन डी बी यूनिट वेक्टर अपॉन डी थीटा। क्लियर इतना। अगर इसे हम इस तरीके से कर दें तो क्या होगा, देखिए एक तो ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं तो इनमें क्या लग जाएगा मॉड, क्यों, क्योंकि हम स्केलर को देखिए वेक्टर में चेंज कर रहे हैं ना, तो स्केलर को वेक्टर में चेंज करेंगे तो हम उसका क्या लेते हैं, मैग्नीट्यूड। ठीक, हमें क्या बताना होता है कि ये जो क्वांटिटी है या ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल होगी। मतलब डी बी यूनिट वेक्टर अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू 1 हमें प्रूफ करना होता है। क्लियर इतना। अब कैसे करेंगे, देखिए ये दिख रहा है आपको ट्रायंगल। अब इसको देखिए ध्यान से, आर एम ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए थे, है ना। अगर हम आर एस लिखें, आर एस ये क्या है, 2 टाइम्स ऑफ आर एम है, कोई प्रॉब्लम। आर एस क्या है, इक्वल्स टू क्या है, 2 टाइम्स ऑफ आर एम। अगर हम आर एम फाइंड कर ले और उसका अगर 2 टाइम्स कर दे तो हमें आर एस मिल जाएगी, तो हम वही करें। देखिए आर एम क्या होगी, ध्यान से देखिए, आर एम इक्वल्स टू ये क्या है, ये पॉइंट इस पे क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर बना रहा है, ये हाइपोटेन्यूज है, एंड ये जो एंगल था बीच का ये क्या था हमारे पास, डेल थीटा। पूरा एंगल क्या था, डेल थीटा। तो अब अगर हमने इसे 20 से डिवाइड कर दिया तो अब हमें क्या मिल जाएगा, ये हाफ मिल जाएगा, दैट इज थीटा बाय 2 एंड दैट इज डेल थीटा बाय 2। क्लियर। तो एंगल क्या हो गया इस ट्रायंगल में, डेल थीटा बाय 2। तो ये क्या होगा, अगर हम साइन के रिस्पेक्ट में निकालें तो क्या होता है, वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर क्या है, आर एम, हाइपोटेन्यूज क्या है ये, मतलब इसका मैग्नीट्यूड का लिखेंगे तो 1 आ जाएगा। क्लियर, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इक्वल्स टू साइन डेल थीटा बाय 2। क्लियर इतना, कोई डाउट, समझ में आ गया। अब क्या करना है, ध्यान से देखिए, ये आर एम को अभी हमने क्या लिखा, आर एम को अभी हमने लिखा 2rm इक्वल्स टू आर एस। तो आर एस क्या मिल गया, यहाँ से हमें आर एस मिल गया 2 साइन डेल थीटा बाय 2। कोई डाउट।
आर एस को और हमने क्या लिख रखा है, डेल बी यूनिट वेक्टर, डेल बी यूनिट वेक्टर। क्लियर? ये क्या है, 2 साइन डेल थीटा बाय 2। अब ध्यान से सुनिए, हमें क्या चाहिए, बी यूनिट वेक्टर के अपॉन में चाहिए थीटा, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू डेल थीटा। क्लियर? तो जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो इसके नीचे क्या मिल जाएगा, डेल थीटा। ये भी क्या है, पूरी वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ भी डिफरेंशिएट करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, डेल थीटा। इनके रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, डिफरेंशिएट हो रहा है। समझ में आ रहा है? अब ध्यान से देखिए, इसे रब कर दूं मैं। अब देखिए यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, अब लिमिट लगा दीजिए क्या, कि डेल थीटा टेंड्स टू 0 हो रहा है। क्यों, डेल एस टेंड्स टू 0 हुआ था तो डेल थीटा भी तो टेंड्स टू 0 होगा ना। समझ में आ रहा है? डेल थीटा हमने क्यों टेंड्स टू 0 करा है, क्योंकि हमें टॉर्सन फाइंड करना है पी पे। क्लियर? तो इसे अगर हम कराएंगे तो ये जो है यहाँ पर लिमिट लगेगी, लिमिट डेल थीटा टेंड्स टू 0, और ये क्या है, डेल बी यूनिट वेक्टर अपॉन डेल थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पर भी लगेगी, तो लिमिट डेल थीटा टेंड्स टू 0 टू साइन डेल थीटा बाय 2 अपॉन डेल थीटा। क्लियर इतना? अब देखिए कैलकुलस में आपने एक चीज और पढ़ी होगी, लिमिट अगर थीटा टेंड्स टू क्या हो रहा है 0, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा बाय थीटा। इसका मतलब ये जो एंगल है वही एंगल नीचे और वही एंगल टेंड्स टू 0 हो रहा है, तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1, है ना, इसकी वैल्यू हो जाती है 1। तो अगर हमें इसे इस फॉर्म में चेंज करना है तो इसे हमें डेल थीटा बाय 2 बनाना होगा, यहाँ पर भी हमें डेल थीटा बाय 2 लिखना होगा। तो अगर हम यहाँ पर ही 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो चेंज हो गया ये। क्लियर? कि क्वांटिटी में चेंज ना है तो 2 से भी ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। अब डेल थीटा टेंड्स टू 0 हो रहा है तो डेल थीटा बाय 2 भी टेंड्स टू 0 करेगा, ये 2 से ये 2 डिवाइड हो गया। तो इसके थ्रू हमें क्या मिल गया, इसकी वैल्यू इक्वल्स टू 1। क्लियर? कोई डाउट? समझ में आ रहा है एकदम? इसकी वैल्यू क्या मिल गई हमें, 1। मीन्स ये क्या हो गया, डी बी यूनिट वेक्टर अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू 1। समझ में आया? और ये वैल्यू किसके इक्वल थी, स्टार्टिंग में जो मैंने लिखा था। देखिए अगर आपको नोट्स की चिंता हो रही है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो उसके लिए बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आप सिर्फ देखते चलिए। ये क्या लिखा था हमने, याद हो आपको, तो मैंने टाउ लिखाया था, वो क्या था, डी थीटा बाय डी एस। उसे चेंज करके क्या मैंने लिखाया था, डी बी यूनिट वेक्टर अपॉन डी एस अपॉन डी बी यूनिट वेक्टर अपॉन डी थीटा, यही लिखाया था। अब इसकी वैल्यू क्या आ गई देखिए, इक्वल्स टू 1। तो इट मीन्स अब हमें टाउ की वैल्यू क्या मिल जाएगी, वी गेट टाउ इक्वल्स टू, यहाँ रख देंगे, तो डी बी यूनिट वेक्टर अपॉन डी एस। इसके भी इक्वल होगा टाउ, टाउ इसके भी इक्वल होगा, तो इट मीन्स ये दोनों क्वांटिटी भी आपस में इक्वल होंगी। समझ में आया इतना? कोई डाउट? क्लियर? टाउ क्या मिल गया, ये मिल गया। और इसे और कैसे लिख सकते हैं, बी यूनिट वेक्टर डैश। क्लियर इतना? जैसे हमने लास्ट टाइम कर्वेचर क्या निकाला था, कप्पा, वो निकाला था हमने डी टी बाय डी एस। इसे क्या लिख सकते हैं, टी यूनिट वेक्टर डैश। क्लियर? ये क्या हो गया टॉर्सन, ये क्या हो गया कप्पा। समझ में आया? उसमें मैंने एक चीज और कराई थी, उसमें जब मैंने इसे भी इसमें दिखाया था करके, मतलब डी थीटा बाय डी एस को डी टी बाय डी एस में भी चेंज किया, तो डी टी बाय डी एस को डी थीटा बाय डी एस में भी चेंज किया था। यहाँ मैं नहीं करा रही क्योंकि वही प्रोसेस यहाँ लगना है मुझे, मेरा मोटिव सिर्फ आपको समझाना है ये सब। क्लियर? पूछा भी नहीं जाता है वो। समझ में आ गया इतना? यही पूछा जाता है कि टाउ इक्वल्स टू बी यूनिट वेक्टर डैश का मैग्नीट्यूड। इतना समझ में आ गया? एक चीज़ और इसमें हमें प्रूफ करनी होती है, क्या, उसे भी प्रूफ कराते हैं। इतना समझ में आ गया? ध्यान से देख लीजिए, एकदम क्लियर रहना चाहिए सब कुछ। देखते हैं, अब उसे भी प्रूफ करते हैं एक बार, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। अभी हमें टाउ क्या मिल गया, टाउ मिल गया हमें। क्लियर? अब हमें क्या प्रूफ करना होता है, टाउ को हमें, या फिर बी यूनिट वेक्टर डैश को हमें माइनस
टाउ एन यूनिट वेक्टर। कैसे? जैसे हमने पिछली बार कर्वेचर में क्या किया था, टी यूनिट वेक्टर को क्या प्रूव किया था, कप्पा एन यूनिट वेक्टर। या यहाँ आर डबल डैश में लिखा है आपने तो कोई गलत नहीं है, दोनों ही वही है। समझ में आया? तो वैसे ही हमें क्या करना है, बस यहाँ माइनस लगा है। देखिए माइनस का ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं है यहाँ पर, ही यूज़ इन द सेंस कि बायनॉर्मल क्या हो सकती है, ऊपर भी हो सकती है नीचे भी हो सकती है, तो ये माइनस वही रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर रूल है कि हम क्या करते हैं, माइनस लेते हैं, या माइनस ऐसा कन्वेंशन ही यूज़ किया जाता है। ये कन्वेंशन है कि हम माइनस यूज़ करेंगे, ठीक। ये ऐसा है ही कि हम यहाँ पर ही माइनस यूज़ करते हैं, तो याद रखिएगा, ठीक है आप लोग। अब देखिए प्रूफ भी करना है हमें उसे, क्या करेंगे, ये क्या है, अगर हम इसे लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, डी एस इक्वल्स टू टाउ लिख सकते हैं, ये सी है। ये क्या हो गया, डी बी बाई डी एस को हमने टाउ लिख दिया। अब देखिए जब मैं आपको बायनॉर्मल स्टार्ट किया था तब मैंने आपको क्या कहा था कि बायनॉर्मल टेंजेंट पे बनाई जाती है, तो कुछ यूज़ होगा उसका। तो अगर हम बायनॉर्मल यूनिट वेक्टर डॉट कर दे उसका टी यूनिट वेक्टर से, ये इक्वल्स टू क्या होते हैं, जीरो। क्यों होते हैं, देखिए ये क्या होती है टेंजेंट, ये मान लिया प्रिंसिपल नॉर्मल, ये क्या होती है बायनॉर्मल। अगर ये आपस में क्या होते हैं, तीनों 90 डिग्री पे एंगल पे होते हैं, मतलब ये तीनों आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो जब भी कोई दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं या 90 डिग्री एंगल बनाते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है, जीरो। कैसे हो जाता है, काफ़ी बार मैंने सिखाया आपको। इसको कैसे ओपन करते हैं, बी यूनिट वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड्स हैं, ठीक, कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है 90, तो कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो, इसलिए क्या होता है, ये जीरो हो जाता है। क्लियर? ये क्या मिल गया हमें। अब हम क्या करेंगे, इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू एस के रिस्पेक्ट में, तो क्या मिलेगा, देखिए बी यूनिट वेक्टर डॉट डी टी अपॉन डी एस प्लस टी यूनिट वेक्टर डॉट डी बी यूनिट वेक्टर बाई डी एस इक्वल्स टू जीरो। क्लियर? अब इधर देखिए ध्यान से, बी यूनिट वेक्टर ऐसे ही रहेगा, डॉट डी टी बाई डी एस, ये क्या हो गया, टी यूनिट वेक्टर प्लस डैश, सॉरी डैश, टी यूनिट वेक्टर डॉट बी यूनिट वेक्टर डैश इक्वल्स टू जीरो। कोई डाउट इसमें नहीं? अब यहाँ से देखिए टाउ है, यही वाली वैल्यू यहाँ पर चल रही है, टी यूनिट वेक्टर डैश, अभी मैंने क्या लिखा है आपको कि ये होता है कप्पा एन यूनिट वेक्टर। क्लियर? कर्वेचर में मैंने ये प्रूव कराया था, तो हम टी की जगह क्या लिख देंगे, टी यूनिट वेक्टर डैश की जगह बी डॉट कप्पा, ये कप्पा है सॉरी, एन यूनिट वेक्टर, क्लियर, प्लस टी यूनिट वेक्टर डॉट बी यूनिट वेक्टर डैश इक्वल्स टू जीरो। समझ में आ रहा है? अब ध्यान से सुनिए, मैंने क्या अभी अभी आपको सिखाया, ये टी है, ये बी है, एन है, ये तीनों आपस में क्या है, 90 डिग्री के एंगल पे हैं। यहाँ पर देखिए एन है, मतलब प्रिंसिपल नॉर्मल, प्रिंसिपल नॉर्मल बाय नॉर्मल के साथ 90 डिग्री एंगल पे रहती है। ये कप्पा क्या है, कप्पा तो एक स्केलर है, इसका तो रोल है नहीं, तो रोल किसका है, ये एन और बी का। तो जब इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट होगा तो इसकी वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, तो जब दो वेक्टर्स आपस में 90 डिग्री एंगल पे होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है, जीरो, तो इसकी वैल्यू हो गई जीरो। क्लियर? तो हमें यहाँ से सिर्फ ये मिल जाएगा क्या, टी यूनिट वेक्टर डॉट बी यूनिट वेक्टर डैश इक्वल्स टू जीरो। इसको मार्क कर दीजिए, मिल गया ये, टी यूनिट वेक्टर डॉट बी यूनिट वेक्टर डैश इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, अब इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट जीरो है ना, इट मीन्स ये दोनों जो वेक्टर्स होंगे वो आपस में परपेंडिकुलर होंगे। क्लियर? मैंने अभी बताया जब 90 डिग्री एंगल होता है तो डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाता है, तो यहाँ भी क्या है, डॉट प्रोडक्ट जीरो, इट मीन्स 90 डिग्री एंगल पे हैं ये दोनों वेक्टर्स। क्लियर? अब चलिए अभी हमने जब बायनॉर्मल की बात की थी, यहाँ पर देखिए बायनॉर्मल का जो यूनिट वेक्टर है वो क्या होता है, वन होता है ना। इसका बायनॉर्मल का यूनिट वेक्टर वन, यूनिट वेक्टर का ही मतलब है कि मैग्नीट्यूड वन होगा। और अगर मैग्नीट्यूड को ओपन करते हैं तो कैसे लिखते हैं, इक्वल्स टू वन। अब क्या कीजिए, इसे भी डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू एस, तो आपको क्या मिलेगा, बी यूनिट वेक्टर डॉट डी बी यूनिट वेक्टर अपॉन डी एस प्लस बी यूनिट वेक्टर डॉट डी बी यूनिट वेक्टर अपॉन डी एस इक्वल्स टू जीरो। वन का क्या हो गया, जीरो। क्लियर इतना?
ये देखिए ये डबल है, तो 2 ऑफ b यूनिट वेक्टर डॉट b यूनिट वेक्टर डैश इक्वल्स टू 0. इट मीन्स b यूनिट वेक्टर डॉट b यूनिट वेक्टर डैश इक्वल्स टू 0. क्लियर? यहाँ क्या किया हमने, देखिए यहाँ पर क्या था, t यूनिट वेक्टर डॉट b यूनिट वेक्टर डैश इक्वल्स टू 0. यहाँ क्या आ गया, b यूनिट वेक्टर डॉट b यूनिट वेक्टर डैश इक्वल्स टू 0. कॉमन क्या है, b यूनिट वेक्टर डैश. क्लियर? अब देखिए इसका मतलब भी क्या हुआ कि जो b यूनिट वेक्टर है और ये परपेंडिकुलर होगा b यूनिट वेक्टर डैश के. कंफर्म? चलिए आगे चले, समझ में आ गया इतना. अब ध्यान से देखिए कि बस इसमें समझना ही है, समझ लेंगे बस प्रूफ हो गया. ध्यान से देखिए ये जो b यूनिट वेक्टर डैश है ये क्या है, कोई एक वेक्टर है. हाँ ये क्या है, t में परपेंडिकुलर है, मतलब कि ये t हो सकती है, 90 डिग्री एंगल है ना, तो ये क्या इस पे भी परपेंडिकुलर है. और जो ये b है वो b यूनिट वेक्टर पे भी परपेंडिकुलर है, तो शायद इस पे हो, ये क्या हो गया b यूनिट वेक्टर. और ये भी याद रहता है हमें कि ये b यूनिट वेक्टर और t भी क्या होती है आपस में 90 डिग्री पे. इट मीन्स ये इसके साथ भी 90 डिग्री में है, ये इसके साथ भी 90 डिग्री में है. बाय कन्वेंशन ये दोनों आपस में 90 डिग्री होते हैं. इट मीन्स कि हम जब t n b पढ़ते हैं तो एक t होता है, एक n होता है और एक b होता है. मतलब टेंजेंट, प्रिंसिपल, नॉर्मल, बाय नॉर्मल. टेंजेंट है, बाय नॉर्मल है, इट मीन्स ये क्या होगी, दिस इज योर प्रिंसिपल नॉर्मल. मतलब कि जो b यूनिट वेक्टर डैश है वो क्या होगा, इसके पैरेलल होगा. समझ में आया? पैरेलल वो इधर भी हो सकता है, वो पैरेलल इधर भी नीचे भी हो सकता है. समझ में आ रहा है? ये सब मैंने जब ऑस्कुलेटिंग रेक्टिफाइंग पढ़ाया था तब सब कुछ डिटेल में पढ़ाया था. ये क्या हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, ये नीचे भी हो सकता है. समझ आ रहा है? लेकिन परपेंडिकुलर ये दोनों ही साइड से होगा. इट मीन्स ये इसके साथ बिल्कुल इक्वल भी हो सकता है और इसके पैरेलल में भी हो सकता है. इट मीन्स क्या हुआ, हमें जो इसकी देखिए हमें किसी भी के अलाउ क्या मिलती है, यूनिट वेक्टर मिलती है. हम क्या ढूंढते हैं, यूनिट वेक्टर. तो इसके अलाउ की यूनिट वेक्टर क्या मिल गई हमें, n. क्लियर? b डैश या b यूनिट वेक्टर डैश के अलाउ क्या मिली हमें, यूनिट वेक्टर n यूनिट वेक्टर मिली. हम बात किस पे कर रहे हैं, इस वेक्टर पे बात कर रहे हैं. समझ में आ रहा है? अगर हम इस वेक्टर पे बात कर रहे हैं मीन्स b इस पे बात कर रहे हैं. अब ध्यान से सुनिए, जब हमें किसी वेक्टर का क्या होता है, मैग्नीट्यूड निकालना होता है. समझ में आ रहा है? जब किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना होता है, मान लीजिए अगर हमें b यूनिट वेक्टर डैश का ही मैग्नीट्यूड चाहिए तो क्या होता है, वो वेक्टर खुद. इट मीन्स वो वेक्टर खुद. क्लियर? और क्या होता है, अपॉन में होता है उसका मैग्नीट्यूड. क्लियर इतना? कोई डाउट? समझ में आ रहा है? अब देखिए यूनिट वेक्टर निकालना होता है तो वो वेक्टर खुद और उसके नीचे उसका मैग्नीट्यूड. अब ध्यान से समझिए, इसे मैं रफ कर दूं, ठीक? तो ध्यान से देखिए क्या मैं कहना चाह रही हूँ यहाँ पर. अगर हमें ये वेक्टर ही निकालना हो, तो क्या होगा, b वेक्टर इक्वल्स टू यूनिट वेक्टर डैश, और ये क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है. ये मैंने क्या किया है, बाय नॉर्मल के लिए लिया है. अगर आप किसी भी वेक्टर के लिए बात करें, अगर आपने मान लीजिए कोई आपका a वेक्टर है, तो a वेक्टर की जब यूनिट वेक्टर निकालना होता है तो क्या होता है, वो वेक्टर खुद अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड. अभी हम बाय नॉर्मल की बात कर रहे हैं, वो भी किसकी, b डैश की. तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, वो वेक्टर खुद अपॉन उसका मैग्नीट्यूड. तो वेक्टर निकालना है तो यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई उसका मैग्नीट्यूड. क्लियर? अब ध्यान से देखिए, ये जो वेक्टर है ये तो वेक्टर है b डैश. क्लियर? यूनिट वेक्टर क्या फाइंड करनी हमने, n कैप. क्लियर? यूनिट वेक्टर क्या मिल गई हमें, n कैप इसकी जगह. और मैग्नीट्यूड जब हमने फर्स्ट रिजल्ट प्रूफ किया था, क्या प्रूफ किया था, टाउ इक्वल्स टू b डैश. क्लियर? समझ में आया? तो यहाँ पर ही क्या होगा, टाउ. यही तो प्रूफ करना था हमें. समझ में आया? अब इसमें प्लस माइनस देखिए, मैंने अभी क्या बताया, डायरेक्शन ऊपर भी हो सकती है नीचे, तो ये प्लस माइनस दोनों में लिखा जा सकता है. लेकिन बाय कन्वेंशन या कन्वेंशन क्या है इसको लिखने का, कि हम यहाँ पर ही माइनस लेते हैं. क्लियर? ये था हमारा टॉर्सन. समझ में आया आपको? कोई डाउट नहीं? मैंने पूरी कोशिश की अपनी कि आपको मैं समझा सकूं. आई रियली होप कि आपको समझ भी आया होगा. क्या क्या किया हमने,
क्यों यूज़ किया टेंजेंट, कैसे ये टी और बी यूज़ किया, क्योंकि टेंजेंट और बायनॉर्मल में रिलेशन होता है। फिर हमने बी यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड दिया था तो उसके थ्रू ये फाइंड कर लिया। क्लियर, समझ में आ गया। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जाता है पेपर में, तो आपको आना भी चाहिए। क्लियर, तो ये आज का हमारा लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। आई थिंक इसकी एक जो प्लेन कर्व वाली थ्योरम है बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि पेपर में पूछी जाती है, वो कराऊंगी मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तब तक के लिए आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए कि आपको वो लेक्चर समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। तो प्रिपेयर रहिए नेक्स्ट लेक्चर के लिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।